नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे राजधानी चंडीगढ़, राजधानी लखनऊ, राजधानी भोपाल, राजधानी देहरादून, राजधानी पटना और राजधानी मुंबई की। विस्तार से चर्चा करने से पहले दिखाते हैं आपको 6 तस्वीरें। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पहली तस्वीर राजधानी चंडीगढ़ से। कृषि बिलों की वजह से एनडीए में फूट पड़ चुकी है। शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हो गया है। 9 दिन पहले हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अब रुख करते हैं राजधानी लखनऊ का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। तीसरी तस्वीर राजधानी भोपाल से। देश के साथ भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में आर्थिक तंगी का सामना इंसान ही नहीं, भगवान भी कर रहे हैं। प्रदेश के तमाम बड़े और छोटे मंदिरों में देखने को मिला है। महाकाल जैसे बड़े मंदिरों में भक्तों के अभाव के कारण मंदिरों की माली हालत खराब हो चुकी है। चौथी तस्वीर है राजधानी देहरादून से। उत्तराखंड पुलिस में मार्च से लेकर अब तक 11,738 पुलिस कर्मियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए और इसमें से 1,121 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से 765 स्वस्थ होकर वापस ड्यूटी पर आ चुके हैं। अब रुख करते हैं राजधानी पटना का। बेघा गांव वालों को आजादी के बाद अब तक पक्की सड़क नसीब ही नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत गांव में कोई कार्य नहीं हुआ। और अब छठी और आखिरी तस्वीर राजधानी मुंबई से। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, करिश्मा और सिमोन खंबाटा के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि एनसीबी अब इन फोन की जांच कर कई सुराग ढूंढने की कोशिश करेगी। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। कृषि बिलों की वजह से एनडीए में फूट पड़ चुकी है। शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हो चुका है। 9 दिन पहले हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अकाली दल ने लोकसभा और राज्यसभा में इन बिलों का विरोध किया। बीजेपी और अकाली दल पिछले 22 साल के साथ थे। कृषि बिलों का विरोध सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में हो रहा है। यहां किसान पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के सभी जिलों में किसान सड़क और रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस, अकाली दल, आप, लोक इंसाफ पार्टी और बसपा का इनको समर्थन मिल रहा है। पार्टी में फूट से जूझ रहे अकाली दल के लिए मोदी सरकार के कृषि विधेयक गले की फांस बन गए हैं, क्योंकि पार्टी को लग रहा था कि अगर वह इनके लिए हामी भरती तो पंजाब के बड़े वोट बैंक यानी कि किसानों से उसे हाथ धोना पड़ता। पंजाब के कृषि प्रधान क्षेत्र मालवा में अकाली दल की पकड़ है। अकाली दल को 2022 के विधानसभा चुनाव दिखाई दे रहे हैं। 2017 से पहले अकाली दल की राज्य में लगातार 2 बार सरकार रही। 2017 के विधानसभा चुनाव में 117 सीटों में से अकाली दल को महज 15 सीटें मिली थी। ऐसे में 2022 के चुनाव से पहले अकाली दल किसानों के एक बड़े वोट बैंक को अपने खिलाफ नहीं करना चाहता। इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, भारतीय जनता पार्टी के जन्म से उसकी सबसे बेहद भरोसेमंद सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के एनडीए से अलग होने के ऐलान के साथ ही यह सवाल सियासी गलियारों में उठने लगा है कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने जिस गठबंधन को नींव डालकर बीजेपी को केंद्र की सत्ता तक पहुंचाया, पहले शिवसेना और अब अकाली दल के अलग होने से क्या अब उसकी बुनियाद जो है वो दरकने लगी है? पहले शिवसेना और अब अकाली दल, क्या दरकने लगा है एनडीए का किला? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें लकी, जिस तरह से लगातार गठबंधन जो हैं वो एनडीए के टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। एनडीए के घटक दल जो हैं वो उससे अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले शिवसेना जिस तरह से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी से अलग होती हुई नज़र आई, और अब खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस को लेकर जो शिरोमणि अकाली दल है उसने अपना 22 साल पुराना गठबंधन बीजेपी के साथ जो चल रहा था उसको कल रात को तोड़ लिया। सीधे तौर पर यहाँ पर केंद्र की नीतियों के ऊपर सवाल खड़े किए, इन ऑर्डिनेंसों
बातों के ऊपर सुखबीर सिंह बादल ने सवाल खड़े किए और ये तक कह डाला कि 22 साल पुराना गठबंधन था, जिसको कहीं ना कहीं नाखून और मांस का गठबंधन कहा जाता था कि जिस तरह से नाखून से मांस अलग नहीं होता, वैसे ये गठबंधन भी अलग नहीं होगा। लेकिन आज परिस्थितियां इस तरह की बनी कि पहले हरसिमरत कौर बादल को अपना केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद सीधे तौर पर इस गठबंधन को तोड़ने पर भी शिरोमणि अकाली दल को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार जो है वो ना तो किसानों की राय लेने को तैयार है ऑर्डिनेंस के मसले पर, ना ही किसानों से जुड़ी पार्टियों की राय लेने को तैयार है। और ये जो ऑर्डिनेंस है ये कहीं ना कहीं किसानी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसी वजह से लगातार वो केंद्र से आग्रह कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर विचार विमर्श करें, लेकिन केंद्र का एटीट्यूड देखकर उनको मजबूर होना पड़ा कि अब गठबंधन तोड़कर पंजाब के साथ खड़े हों, पंजाबियों के साथ खड़े हों, किसानों के साथ खड़े हों। क्योंकि पंजाब की अगर रीढ़ की हड्डी की बात करें तो पंजाब की रीढ़ की हड्डी किसान है, और जब किसान ही प्रताड़ित होगा तो फिर राजनीति नहीं हो सकती। इस वजह से कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल जो है वो एनडीए का घटक दल अब नहीं रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस घटक दल के टूटने से बीजेपी को एक तगड़ा झटका पंजाब में जरूर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब में इस वक्त बीजेपी इस स्थिति में नहीं है कि आगामी 2022 के जो चुनाव है अपने बूते पर लड़ सके। 117 सीटों के ऊपर उम्मीदवार भी बीजेपी को फिलहाल जुटाने होंगे। तो ऐसे में बहुत सी कश्मकश के बीच जब ये कहीं ना कहीं गठबंधन टूटा है तो ये एक अच्छे संकेत नहीं है एनडीए के लिए, जिस तरह से लगातार उसके सहयोगी जो हैं उसका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए के लिए अच्छे संकेत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। विनीत, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का जो गठबंधन है 2007 से लेकर 2017 तक पंजाब में सत्ता में रहा। हालांकि इस गठबंधन के हमेशा दिन जो है वो अच्छे नहीं रहे, कई बार मात खानी पड़ी, लेकिन उतार चढ़ावों के बीच में गठबंधन टूटा नहीं था। अब इसे क्या माना जाए, अकाली दल की कोई राजनीतिक मजबूरी? बिल्कुल, देखिए लकी, सीधे तौर पर राजनीतिक मजबूरी इसको कह सकते हैं, क्योंकि अकाली दल केवल 2 मुद्दों पर पंजाब के अंदर चुनाव लड़ता हुआ नजर आता है। पहला मुद्दा है पंथक एजेंडा, यानी धार्मिक मुद्दों को लेकर अकाली दल जो है वो चुनाव मैदान में होता है, और ये एजेंडा जो है पिछले काफी समय से अकाली दल के हाथ से छूटता हुआ नजर आया। जिस तरह से प्रदेश के अंदर बेअदबी की घटनाएं हुई और उन घटनाओं में जो असल दोषी थे उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई नहीं हुई, इसके अलावा बरगाड़ी की बात करें, बहबल कला गोलीकांड की बात करें, तो इसमें जो सीधे तौर पर अकाली दल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए और ये जो पंथक एजेंडा था ये अकाली दल से छूटता हुआ नजर आया। इसके अलावा अकाली दल के सहयोगियों की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं अकाली दल की विचारधारा पर विचार करने लगे कि जिस विचारधारा को लेकर अकाली दल का निर्माण हुआ था, जिन सिद्धांतों पर अकाली दल चल रहा था, आज उन सिद्धांतों पर अकाली दल कायम नहीं है। यानी पंथक एजेंडा पहले ही अकाली दल के हाथ से जा चुका था। दूसरा एजेंडा था तमाम मुद्दों के अलावा हाल ही में जो पंजाब में कृषि बिल है उनका भारी विरोध हो रहा है। क्या लगता है, अकाली दल को अपने वोट बैंक के खिसकने का भी डर सताने लगा और आनन फानन में इस तरह का डिसीजन लिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अकाली दल का दूसरा जो वोट बैंक है वो है किसानी, और किसानी जब अकाली दल के हाथ से जाती हुई नजर आई और विरोध बड़े लेवल पर होता हुआ नजर आया और हरसिमरत कौर के इस्तीफे तक को किसानों ने ड्रामा करार दे दिया। पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो प्रेशर क्रिएट करने लग गई कि एनडीए का घटक दल क्यों है, अगर ये ऑर्डिनेंस सही नहीं है तो फिर शिरोमणि अकाली दल को एनडीए से भी अलग हो जाना चाहिए। तो आज उसी दबाव के चलते शिरोमणि अकाली दल जो है वो एनडीए से अलग होता हुआ नजर आया। और ये रार पहली बार नहीं आई, ये रार पहले भी आ चुकी है। जिस तरह से दिल्ली चुनाव हुए थे, हरियाणा चुनाव हुए थे, तो लोकेश याद होगा आपको, उस समय भी ये रार उभर कर सामने आई थी जब शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से टिकटों की डिमांड की थी कि हरियाणा में उनको कई सीटें चाहिए। इसके अलावा जो दिल्ली की बात करें वहां पर भी पहले जितनी सीटों पर शिरोमणि अकाली दल चुनाव लड़ता था बीजेपी के साथ, उनसे ज्यादा सीटों की डिमांड की थी, लेकिन वो सीटें नहीं मिली थी। तो उस समय भी कहा जा रहा था कि एनडीए के इस रिश्ते के बीच में कहीं ना कहीं दरार आ चुकी है, और आज वो दरार इस कदर बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। लेकिन आने वाले 2022 के चुनाव में ये जो गठबंधन टूटा है ये काफी बड़े संकेत देता हुआ नजर आ रहा है कि इसका फायदा किसको होगा, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त सत्ता के अंदर है, कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में अब नजर आ रही है, और अकाली दल जिस तरह से बीजेपी से अलग हो गया है, पहले उसके कई सहयोगी जो हैं वो उसका साथ छोड़ चुके हैं। तो अकाली दल की स्थिति भी बेहद खराब चलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जो है वो स्थिति में नहीं है कि संपूर्ण सीटों पर चुनाव लड़ सके।
तो ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को इस गठबंधन के टूटने से बड़ा लाभ होता हुआ भी नजर आ सकता है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा होगा। विनीत, मैं यहां पर आपसे यह समझना चाहूंगा, 20 दिन पहले तक अकाली दल के जो नेता हैं जिस अध्यादेश के समर्थन में किसानों को समझा रहे थे, और 20 दिन बाद पलट कैसे गए? 20 दिनों में ऐसा आखिर क्या हो गया जिससे कि 20 साल से भी ज्यादा पुरानी जो दोस्ती है उसमें दरार आ गई? बीजेपी और अकाली दल का जो भविष्य है, अब आगे क्या नजर आता है पंजाब में? देखिए, पलटने का अगर मुख्य रीजन बताएं तो किसानों का प्रोटेस्ट था, क्योंकि किसान जगह जगह लामबंद हो चुके थे और किसानों ने इतना तक कह दिया था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन बिलों का समर्थन करेगी, किसान उनको गांव में नहीं घुसने देंगे। उस पार्टियों के नेता जो हैं वो गांव में दस्तक नहीं दे सकते। इसके अलावा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर के बाहर भी किसानों के द्वारा एक बड़ा रोष प्रदर्शन किया गया और वहां पर तो एक किसान ने जहर खाकर आत्महत्या तक कर ली थी। तो ये एक बड़ा कारण था कि किसानी के मसले पर शिरोमणि अकाली दल चौतरफा गिरता हुआ नजर आया, क्योंकि पहले सुखबीर सिंह बादल इन्हीं ऑर्डिनेंस का समर्थन कर रहे थे। ये तक कह रहे थे कि एमएसपी पर खरीद होगी और अगर एमएसपी पर खरीद नहीं होगी तो हर तरह की कुर्बानी करने को तैयार है। लेकिन अब जब शिरोमणि अकाली दल को लगने लगा कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं एमएसपी जो है वो किसानों के हाथ से छूटती नजर आएगी, क्योंकि एमएसपी भले बरकरार है लेकिन खरीद एमएसपी पर होती नजर नहीं आएगी। इसी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में उतरने का फैसला लिया और आज ये एक बड़ा कारण रहा कि किसानों के विरोध ने अकाली दल को अपना स्टैंड बदलने पर मजबूर किया, जिस वजह से यू टर्न लेते हुए अकाली दल जो है आज किसानों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और प्रभाव की बात करें तो जरूर कहीं ना कहीं अगर हम माझा बेल्ट की बात करें या फिर दोआबा बेल्ट की बात करें तो वहां पर इस गठबंधन टूटने का अकाली दल को खासा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि माझा जो एरिया है उसमें अगर हम जो पठानकोट साइड के एरिया की बात करें, सुजानपुर की बात करें या फिर हम बात करें अमृतसर के आसपास के इलाकों की, तो वहां पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव है। इसी तरह से अगर हम दोआबा बेल्ट की बात करें तो जलंधर और इसके आसपास के एरियो में यहां पर भी बीजेपी का अच्छा प्रभाव है। तो ऐसे में यहां पर अकाली दल को इसका नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ अगर मालवा बेल्ट की बात करें तो कुछ एक एरिया ऐसे भी हैं जहां पर मालवा के अंदर भी जो बीजेपी के वर्कर हैं वो अकाली दल के साथ कंधा से कंधे मिलाकर चलते हैं। तो ऐसे में दोनों पार्टियों को इस गठबंधन के टूटने का कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। खामियाजा भुगतना पड़ेगा और फिलहाल जो एनडीए का किला जो है वो दरकने लगा है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए का 22 साल का जो साथ है उसे छोड़ दिया है। धन्यवाद विनीत तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। सीएम योगी ने प्रदेश के इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल योगी सरकार यूपी में इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के 20 लाख छात्रों का पूरा ब्यौरा तैयार करने जा रही है। आपको बता दें, ये योजना है कि यू राइज सॉफ्टवेयर पर प्रत्येक छात्र के प्रवेश से लेकर रोजगार पाने तक का पूरा ब्यौरा होगा। और इसके अलावा नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। आज योगी सरकार प्रदेश के सरकारी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के कायाकल्प के लिए 200 करोड़ रुपए देने जा रही है। आपको बता दें, सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रोत्साहन योजना के तहत सरकारी संस्थानों को 200 करोड़ रुपए पहले दे चुकी है और इस यू राइज यूनिफाइड सॉफ्टवेयर में छात्र की पूरी डिटेल उपलब्ध रहेगी। छात्रों के प्रवेश से लेकर सत्र फीस से रोजगार मिलने तक का पूरा ब्यौरा इसमें रहेगा। पहले चरण में इसमें 20 लाख छात्र जुड़ेंगे। इस यू राइज सॉफ्टवेयर पर छात्रों के ब्यौरे के साथ ही ई कंटेंट और ई लाइब्रेरी उपलब्ध होगी। कोई भी छात्र, शिक्षक या संस्थान अध्ययन के लिए कहीं भी ई कंटेंट और ई लाइब्रेरी का उपयोग जो है वो कर सकेगा। मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को इससे बड़ी सफलता मिलने की जो उम्मीद है वो भी यहां पर जताई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से इस वक्त हमारे संवाददाता पुनीत मोहन लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। करियर काउंसलिंग और रोजगार के अवसरों के लिए यू राइज पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला यूपी जो है पहला राज्य बन गया है। इससे क्या कुछ फायदे और इससे क्या कुछ लाभ मिलेगा यूपी के जो छात्र हैं उनको?
जी बिल्कुल लोकेश, जिस तरीके से 2020 की नई शिक्षा नीति बनी है और यूपी इस शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। सबसे बड़ा तोहफा मैनेजमेंट के छात्रों को और इंजीनियरिंग के छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। क्यू राइस पोर्टल बनाया जा रहा है। सबसे पहले इस पोर्टल के लाभ पर बात कर लेते हैं। इस पोर्टल का सीधा फायदा जो छात्र हैं उनको होगा। इस पोर्टल पर ई लाइब्रेरी होगी, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर के, यानी कि जब वो एडमिशन लिए होंगे तब से लेकर के कितने परसेंट के मार्क्स आए हर सेमेस्टर में, वो अवेलेबल होगा। इसके साथ ही उनको जॉब दिलाने तक का पूरा ब्यौरा इस पर अवेलेबल रहेगा। पूरी तरीके से डिजिटल होगा। कोई अगर जैसे कोरोना काल रहा तो यूनिवर्सिटियां नहीं खुली और लोग ऑनलाइन शिक्षा की ओर कदम बढ़ाए थे, तो अब सीधे तौर पर अगर कोई यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहा है तो वो इस पोर्टल के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से पढ़ाई कर सकता है। साथ ही जो कंपनियां यहाँ पर हायर के लिए आती हैं उनको पूरा ब्यौरा इस पोर्टल पर मिल जाएगा। पहले चरण में 20 लाख छात्रों को रखा गया है। जो मेधावी छात्र हैं उनकी भी एक टॉप लिस्ट बनी होगी, उनके परसेंटेज लिखे होंगे कि अचीवमेंट उनकी क्या है, उनको कितने मेडल मिले हैं, पूरा ब्यौरा, यानी कि एडमिशन से लेकर के और जॉब दिलाने तक की पूरी जिम्मेदारी योगी सरकार ले रही है। और 20 लाख जो युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, व्यवसायिक के और इंजीनियरिंग के, इनको सीधा सा लाभ मिलेगा क्योंकि एक पोर्टल बन जाने के बाद एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा और सीधे तौर पर जो कंपनियां यूपी, इंडिया और इंडिया से बाहर भी जो कंपनियां हैं और जो यहाँ के छात्र हायर करना चाहती हैं वो सीधे तौर पर इस पोर्टल को ओपन करेंगे और उसके बाद पूरा ब्यौरा उनके सामने होगा और उसके बाद में जो चयन प्रक्रिया होती है वो आगे करी जाएगी, यानी कि एडमिशन से लेकर के और रोजगार दिलाने तक का पूरा ब्यौरा इस पोर्टल पर मौजूद होगा। जी पुनीत, इसी बीच समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा था कि अखिलेश सरकार के जो कामकाज हैं उनका फीता काटने के बाद अब योगी सरकार रोजगार को भी अपने हिस्से में गिना रही है। नौकरियों के आंकड़ों पर भर्तियों का क्रेडिट इस पर कौन ले रहा है? देखिए लोकेश, इस समय सरकार सीधे तौर पर रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है क्योंकि विपक्ष का मुद्दा बना हुआ था रोजगार। ऐसे में कोरोना काल आने के बाद में कई कंपनियां थी जो हायरिंग करती। इस वक्त एग्जाम हो चुके होते और हायरिंग का प्रोसेस चल रहा होता, लेकिन उन युवाओं के सामने भी एक बहुत बड़ा टास्क है। कोरोना के चलते हायरिंग नहीं हो रही। ऐसे में एक पोर्टल बनाया जा रहा है। 200 करोड़ रुपए कायाकल्प के लिए जितने भी शिक्षण संस्थान है व्यावसायिक और इंजीनियरिंग के, उनके कायाकल्प के लिए योगी सरकार आज देगी। आज एक 12 बजे अहम बैठक है और उस बैठक के बाद ये फैसला लिया जाएगा। और इससे पहले पंडित दीनदयाल प्रोत्साहन योजना जो 2017 से चल रही है और एकेटीयू से संबंधित जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें प्रोत्साहन राशि के लिए 200 करोड़ रुपए पहले ही गवर्नमेंट पास कर चुकी है। जो भी मेधावी छात्र होते हैं उनको सीधे तौर पर प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ ही सरकार का एक मकसद है कि एक पोर्टल पर सारी जानकारी मिलेगी, यानी कि स्टूडेंट ने कब एडमिशन लिया और उसके कितने सेमेस्टर में कितने मार्क्स रहे, क्या अचीवमेंट रहे, क्या मेडल मिले, और इसके बाद सीधे तौर पर जब उसकी नौकरी लगेगी तो वो भी वहां पर फिल रहेगा कि आखिर वो इस वक्त कहां पर जॉब कर रहा है। सरकार पहले चरण में 20 लाख छात्र छात्राओं को ले रही है और जो मेधावी छात्र हैं उनकी एक टॉप लिस्ट अलग होगी। सीधे तौर पर जो कंपनियां हायरिंग करती हैं, उनके जो लोग आते हैं यहाँ पर हायरिंग करने के लिए, अब वो प्रोसेस में कहीं ना कहीं उनको भी सुविधा मिलेगी। पोर्टल ओपन कर सकते हैं। पोर्टल ओपन करने के साथ ही वो सीधे तौर पर छांट सकते हैं कि कौन से छात्राएं ऐसी हैं जो उनके रोजगार के लिए उपयुक्त हैं और उसके बाद वो सीधे तौर पर हायरिंग कर सकती हैं। जी पुनीत, सरकार का यह मानना है कि इसमें करीब 20 लाख छात्रों का जो डेटा है वो होगा जो रोजगार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। क्या इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो कंपनियां हैं अपने यहां आसानी से हायरिंग कर सकेंगी? देखिए, जिस तरीके से योगी सरकार लगातार रोजगार को लेकर के और बड़े औद्योगिक संस्थानों को लेकर के प्रयासरत है कि बड़े औद्योगिक संस्थान जो हैं वो उत्तर प्रदेश में आए, इसको लेकर के इन्वेस्टर समिट भी हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आया है पूरे भारत में। तो कहीं ना कहीं सरकार का प्रयास है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिले। उसको लेकर के एक पोर्टल बनाया गया है और सबसे अहम बात की इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए पोर्टल बनाया गया है जिनको जॉब के लिए सबसे ज्यादा कंपनियां सर्च करती हैं। ऐसे में जो भी कंपनियां इंडिया में हैं और इंडिया के जो भी बाहर हैं वो अपना डेटा यहाँ पर, जो भी छात्र हैं यहाँ पर डेटा देख सकती हैं। डेटा देखने के बाद में वो चयनित कर सकती हैं कि आखिर उनको किन छात्रों को लेना है और इसमें छात्रों को भी सुविधा मिलेगी क्योंकि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उसका पूरा ब्यौरा एक पोर्टल पर मौजूद रहेगा, एक सॉफ्टवेयर पर मौजूद रहेगा और ये खासा अहम सॉफ्टवेयर है। जिस तरीके की बात आती थी सीधे तौर पर चयन को लेकर के कि कंपनियां नहीं आ रही हैं, अब कंपनियां कहीं भी हों और वो सीधे तौर पर पोर्टल पर देख सकती हैं कि कितने छात्राएं यहाँ पर ऐसे हैं जो उनकी जॉब के लिए उपयुक्त हैं और उसके बाद सीधे तौर पर हायरिंग करी जा सकती है। और जो सीधे तौर पर जो छात्र छात्राएं उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा और 20 लाख जो छात्र छात्राएं हैं वो पहले चरण में रखे गए हैं और आज 200 करोड़ रुपए कायाकल्प के लिए योगी सरकार पास करेगी। जी ठीक है, धन्यवाद पुनीत तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देश के साथ साथ भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में आर्थिक तंगी का सामना इंसान ही नहीं भगवान भी कर रहे हैं।
कोरोना का कहर देश में इस कदर छाया कि भगवान भी हाय तौबा कर बैठे। मंदिरों में ताले लगे रहे और भगवान भक्तों को देखने के लिए तरस गए। भगवान को ना ही मास्क पहनाया जा सकता है और ना ही सैनिटाइज किया जा सकता है। नतीजा यह हुआ कि मंदिरों की दान पेटियों में ना दक्षिणा आई, ना कुछ चढ़ावा चढ़ा। जो जमा था वो भी खर्च हो गया। कुल जमा पूंजी भी कोरोना की भेंट चढ़ गई। देश में लॉकडाउन का असर राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम बड़े और छोटे मंदिरों में देखने को मिला है। महाकाल जैसे बड़े मंदिरों में भक्तों के अभाव के कारण मंदिरों की माली हालत जो है वो खराब हो गई। श्रद्धालुओं के ना आने की वजह से यहाँ की दान पेटियां खाली पड़ी हैं। छोटे मंदिरों की हालत और भी खराब है क्योंकि इनका रोजाना का खर्चा सिर्फ चढ़ावे पर निर्भर होता है। वर्तमान में ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जहां पर साफ सफाई करने के लिए पैसा नहीं है। तो देश के साथ साथ भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में आर्थिक तंगी का सामना इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी कर रहे हैं। कोरोना का कहर देश में इस कदर से छाया है कि भगवान हाय तौबा कर बैठे। मंदिरों में ताले लगे रहे और भगवान भक्तों को देखने के लिए तरस गए। भगवान को ना ही मास्क पहनाया जा सकता है और ना ही सैनिटाइज किया जा सकता है और नतीजा ये हुआ कि मंदिरों की दान पेटियों में ना दक्षिणा आई, ना ही कोई चढ़ावा चढ़ा। जो जमा था वो भी खर्च हो गया। कुल जमा पूंजी भी कोरोना की भेंट चढ़ गई। देश में लॉकडाउन का असर राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम बड़े और छोटे मंदिरों में देखने को मिला। महाकाल जैसे बड़े मंदिरों में भक्तों के अभाव के कारण मंदिरों की जो हालत है वो खराब हो चुकी है और श्रद्धालुओं के ना आने की वजह से यहाँ की दान पेटियों में जो चढ़ावा है वो नहीं आ पा रहा है। तो दान पेटियां खाली पड़ी है और छोटे मंदिरों की जो हालत है वो और भी ज़्यादा खराब है क्योंकि इनको रोजाना का खर्चा सिर्फ चढ़ावे पर निर्भर होता है। और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जहां पर साफ सफाई करने के लिए भी जो पैसा है वो नहीं है। तो कोरोना का जो असर है वो मंदिरों पर साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए भोपाल से इस वक्त हमारे संवाददाता संदीप श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, कोरोना के डर से अभी भी लोग बेवजह आवाजाही करने से परहेज कर रहे हैं और इस वजह से लोग अब अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश के मंदिरों में चढ़ाए जाने वाला दान इस साल घट चुका है। कोरोना काल में कितनी आय जो है वो कम हो गई है? देखिए, कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान मंदिर बंद हो चुके थे। सभी मंदिर बंद थे। जैसे ही मंदिर शुरू हुए लोग कोरोना की डर की वजह से मंदिर आने में कतरा गए। लगभग आप ये मान के चलें कि 70% जो श्रद्धालु हैं वो कम हो गए मंदिरों में। श्रद्धालु कम होने की वजह से मंदिरों में आने वाला चढ़ावा भी कम हो गया। आलम यह है कि कई मंदिर तो साफ सफाई और मेंटेनेंस के लिए अपनी पुरानी जमा पूंजी का उपयोग कर रहे हैं। वो पुराना जो उनका धन था, जो जुड़ा हुआ पैसा था, उसको निकाल के अपना मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मंदिरों के बाहर जो छोटे दुकान वाले अपनी दुकान लगाते हैं जिसमें प्रसाद या फूल वगैरह बेचते हैं, वो उनका बिजनेस भी पूरी तरह से ठप हो गया है क्योंकि जब श्रद्धालु नहीं आते तो प्रसाद या फूल खरीदने वाला भी कोई नहीं है। इसका एक असर फूलों की खेती पे भी हुआ है। फूलों की खेती जहाँ मध्य प्रदेश में 15 से 20 लाख रुपए महीने का कारोबार होता था, वहीं चूंकि अब मंदिर बंद है और फूलों की आवश्यकता उतनी है नहीं बढ़ रही है, तो इस वजह से फूलों की खेती भी खराब हुई है। जो किसान थे जो फूलों की खेती कर रहे थे उनका भी काफी नुकसान हुआ है। इसमें तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए के फूल प्रति माह बिकते थे। संदीप, ज्यादातर मंदिरों में वहां आने वाले भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे से काम चलता है। वहां के बिजली, पानी, राशन खर्च को उसी चढ़ावे से पूरा किया जाता है। अब जब मार्च से मंदिरों की आमदनी बंद है,
अब क्या कुछ जानकारी है? कब तक भगवान और भक्तों के बीच ये दूरी बरकरार रहेगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ जो बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों में पर मंथ 2 से 2.5 लाख रुपए आता था, लेकिन पिछले 5 महीने का हम एक आंकड़ा देखें तो टोटल लगभग 3 लाख रुपए ही आए हैं। इस तरह से हम ये तो मान के चलें कि मंदिरों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मंदिरों के बाहर जो दुकान वाले हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो खेती करने वाले हैं उनका भी काफी नुकसान हुआ है। अभी भक्त आने शुरू हुए हैं, धीरे धीरे मंदिरों में लोगों का आना शुरू हुआ है, तादाद बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कोरोना के डर की वजह से लोग अपने घर में ही पूजा कर रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि लोगों की अब आदत ही बदल गई है। मंदिर अब उतना लोग नहीं आ रहे हैं, अपने घर में ही भगवान स्थापित करके उनकी वो पूजा कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का डर सभी को है। और संदीप, एक बात मैं श्रद्धालुओं और के बताना कदम चाहूं जो है वो मंदिर की तरफ नहीं जा रहे हैं और इसका जो सीधा असर है वो मंदिरों के पुजारियों और कर्मचारियों पर भी पड़ रहा होगा। उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने किसी तरह की किसी आश्वासन की भी बात कही है? देखिए, मंदिरों के पुजारी को तो मध्य प्रदेश सरकार तनख्वाह देती है, लेकिन मंदिरों की जो मेंटेनेंस है, जो उनका खर्चा है, बिजली पानी का जो खर्चा है, उसके लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई राशि नहीं दी गई है। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में गणेशोत्सव हुआ था, उसकी अनुमति सरकार ने नहीं दी थी, मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं दी थी। मध्य प्रदेश में कहीं भी गणेश जी स्थापित नहीं किए गए, और अभी आगे आने वाले समय में दुर्गोत्सव भी है, उसकी भी अनुमति सरकार उस तरह से नहीं दे रही जिस तरह से दुर्गोत्सव अभी तक मनाया जाता था। अभी भी कई संगठन हैं जो सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि पंडाल की ऊंचाई या पंडाल का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा दिया जाए और श्रद्धालुओं को आने के लिए ज्यादा से ज्यादा अनुमति दी जाए। लेकिन सरकार यहाँ 144 लगाने की तैयारी कर रही है। आप जानते हैं कि 144 लगने, धारा 144 के बाद श्रद्धालु इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, मंदिर या पंडाल में या दुर्गा पंडाल में कोई बहुत बड़े आयोजन नहीं हो सकेंगे। संदीप, यहां पर जानना चाहूंगा, लॉकडाउन के कारण जिस तरह से मंदिरों की दान पेटियां खाली हो चुकी हैं और मंदिरों की माली हालत जो है वो तो खराब है, लेकिन यहां पर अगर हम बात श्रद्धालुओं की करें तो क्या उन्हें भी कोरोना का डर है और इस वजह से वो मंदिरों में नहीं जा रहे, या फिर वो उत्साहित हैं कि कब मंदिर खोलेंगे और कब उन्हें दर्शन करने को मिलेंगे? देखिए, मंदिर तो खुल चुके हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के मन में जो डर है कोरोना को लेके, इसकी वजह से श्रद्धालु मंदिर नहीं जा रहे हैं, वहां इकट्ठे नहीं हो रहे, भजन कीर्तन आदि कुछ हो नहीं रहा है मंदिरों में। लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि मंदिरों में तो श्रद्धालु नहीं जा रहे, और मंदिरों के लिए सरकार की कई गाइडलाइन भी आई है। एक तरफ तो श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है, दुर्गोत्सव मनाने से मना किया जा रहा है, गणेशोत्सव नहीं मनाने दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, उपचुनाव में रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, जिसमें लाखों हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कोरोना की स्थिति और ज्यादा भयावह हो रही है। ठीक है, धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला राजधानी लाइव में लगातार जारी रहेगा। यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड पुलिस में मार्च से लेकर अब तक 11,738 पुलिस कर्मियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए और इसमें से 1,121 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से 765 स्वस्थ होकर वापस ड्यूटी पर भी आ चुके हैं। सामान्य सैंपलिंग से अगर इसकी तुलना की जाए तो स्थिति थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल सामान्य सैंपलिंग में कोरोना संक्रमित मिलने की दर 7.5% के करीब है, जबकि पुलिस में अब तक लिए गए सैंपल में 10% के करीब की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ ने अस्पतालों में मोर्चा जो है वो संभाला हुआ है। तो पुलिस कर्मियों ने राज्य की सीमा से लेकर शहर, गांव के साथ ही कस्बों तक में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में अपनी पूरी जो ताकत है उसे भी झोंक दिया है। और इसी बीच शासन की नई गाइडलाइन के तहत उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए बॉर्डर पर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की चेकिंग व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। अब बॉर्डर पर केवल स्क्रीनिंग और स्मार्ट सिटी की वेबसाइट आगे बढ़ते हैं। विकास की जो धुंधली तस्वीर है वो राजद पार्टी के विधायक संजय यादव के काराकाट विधानसभा क्षेत्र के अवदानी बिघा गांव की है, जहां पर आजादी के बाद अब तक गांव वालों को पक्की सड़क नसीब नहीं हो पाई। सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियां गिनाने वाले काराकाट विधानसभा के राजद विधायक संजय यादव ने चुनाव से ठीक पहले ग्रामीणों को लुभाने के लिए कई गांवों का दौरा किया और कई सड़कों का शिलान्यास किया, लेकिन अब तक दावे पूरे नहीं हुए। एक तरफ सरकार सूबे के सभी गांवों में विकास योजनाओं के सहारे आमजनों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्धता दिखाती है, तो वहीं दूसरी तरफ रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा क्षेत्र देव पंचायत के अवदानी बिघा गांव के ग्रामीण विकास योजनाओं से वंचित रहने के साथ साथ लंबे समय से जल जमाव की समस्या झेलने को विवश हैं। इस गांव में कुल आबादी लगभग 2000 है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत गांव का विकास करना सरकार का लक्ष्य है, लेकिन योजना के तहत क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ
ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर पुलिस में मार्च से लेकर अब तक 11,738 पुलिस कर्मियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए और इसमें से 1,121 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसमें से 765 स्वस्थ होकर वापस ड्यूटी पर आ चुके हैं। सामान्य सैंपलिंग से अगर इसकी तुलना की जाए तो जो स्थिति है वो थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल सामान्य सैंपलिंग में कोरोना संक्रमित मिलने की जो दर है वो 7.5% के करीब है, जबकि पुलिस में अब तक लिए गए सैंपल में से 10% के करीब की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ ने अस्पतालों में मोर्चा संभाला तो पुलिस कर्मियों ने राज्य की सीमा से लेकर शहर, गांव के साथ ही कस्बों तक में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तो वहीं इस बीच शासन की नई गाइडलाइन के तहत उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए बॉर्डर पर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की चेकिंग व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया। अब बॉर्डर पर केवल स्क्रीनिंग और स्मार्ट सिटी को वेबसाइट पर पंजीकरण की अनिवार्यता लागू रहेगी। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में जिले में बाहरी राज्यों से आने वालों की संख्या तेजी के साथ बढ़ सकती है। कोरोना के बढ़ते केसों के साथ साथ जिले के बॉर्डर पर गाइडलाइन में लगातार बदलाव हो रहा है।
और उत्तराखंड से इस वक्त हमारे संवाददाता विकास खरे लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद कुल मामले बढ़कर कितने हो चुके हैं और कितने ऐसे मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं? बिल्कुल लोकेश, आपको बता दें उत्तराखंड में लगातार जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है उनमें दिन जो है हर रोज वृद्धि हो रही है। बात की जाए तो उत्तराखंड में टोटल जो अब तक का आंकड़ा है 46,281 हो चुका है। और बात की जाए इनमें से जो अब तक स्वास्थ्य विभाग रिकवर कर चुका है, जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति आए थे उनमें से अब तक जो है 34,649 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से अपनी जंग लड़ चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं। और बात की जाए तो कल भी उत्तराखंड में जो नए केस आए 949 आए, जिनमें से 178 जिला हरिद्वार में भी आए। और बात की जाए तो लोग जिस तरह से लगातार कोरोना का आंकड़ा जो बढ़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक और जो डरावनी बात है, तो यहाँ पर जो अब तक जो कोरोना संक्रमित जो लोगों की मौत हो चुकी है वो 566 हो चुके हैं। तो ये भी एक बड़ी डरावनी यहाँ पर जो है साफ तौर पर चेतावनी दे रहा है कोरोना वायरस। और बात की जाए तो अब तक लोग जिस तरह से लगातार जो आंकड़ा बढ़ रहा है, तो बॉर्डर्स में जो भी व्यक्ति बाहरी राज्यों से आ रहे हैं वहां पर भी लगातार थर्मल स्कैनिंग और हर बार जो है गाइडलाइन में वहां पर चेंज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद की गई है। और बात किया जाए तो हर हॉस्पिटल में, चाहे वो चिकित्सालय या होटल्स में, जिस तरह से जो व्यक्ति वहां पर होम क्वारंटीन किया गया, उन पर भी लगातार स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। और किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो, उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी कर रहा है। लोकेश, विकास, इन सब के बीच हम ये तो नहीं कह सकते कि कोरोना का जो संकट है वो खत्म हो गया है। कोरोना से जंग के दौरान पुलिसकर्मी भी संक्रमण के जद में आ रहे हैं, लेकिन जिस जज्बे के साथ पुलिस ने अब तक अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उससे क्या लगता है उत्तराखंड जल्द ही कोरोना को मात देने में कामयाब हो जाएगा? बिल्कुल लोकेश, बात की जाती है जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हैं या वो पुलिस अधिकारी हैं या अन्य डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी, वो लगातार हर मोर्चे पर अपना जो है जो अपना पहरा संभाले हुए हैं। बात की जाए तो हरिद्वार में अब तक 335 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिनमें कि हर सरकारी महकमे के जो अधिकारी हैं वहां पर लगातार मुस्तैद हैं। और बात की जाए तो अब तक जो पुलिस का आंकड़ा है, लगभग 1100 सैंपल अभी लिए गए थे, जिनमें से 10% जो पुलिस कर्मचारी है वो इसमें पॉजिटिव आए थे। और कुछ पुलिस कर्मचारी हरिद्वार से भी अपनी जान गंवा चुके हैं, कोरोना वायरस से जंग हार चुके हैं। तो बात की जाए तो जिस तरह से बिल्कुल ये कहना बड़ा ही मुश्किल हो जाए कि कोरोना का जो संकट है वो खत्म हो चुका है। बात की जाए तो लोकेश, पहले की अपेक्षा अब जो कोरोना जो वृद्धि हो रही है, जो कोरोना का संक्रमित मरीज आ रहे हैं, तो अब पहले से ज्यादा यहाँ पर आंकड़ा बढ़ रहा है। तो जिस तरह से अनलॉक 4 में अब जो है छूट दी गई थी, जैसे कि मार्केट भी खोली गई है और भी जो यहाँ पर बाजार हैं वो भी खोले गए, जिस तरह से कई प्रकार की छूट दी गई है, तो उनमें भी लोग अभी काफी तरह से जो है लापरवाही बरत रहे हैं। बात की जाए तो लोग बिना मास्क के लोग जो है अभी भी सड़कों पर घूम रहे हैं। तो ऐसे में अगर लापरवाही बढ़ती जाएगी तो कोरोना के आंकड़े और भी नए मामले सामने आ गए। बात की जाए कोरोना से बचने का जो मात्र इलाज है, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें पालन करेंगे, मुंह पे जो है मास्क लगाए, तो तभी जाकर कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है, इस जंग से लड़ा जा सकता है। तो इसके बावजूद भी जो स्वास्थ्य विभाग है लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है कि आप भी अपना आप ही सुरक्षित है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पूरी तरह से अपने आपको सुरक्षित होकर निकले, चेहरे पर मास्क लगाए और लगभग 2 मीटर की दूरी आप बनाए रखें, तभी जाकर कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। लोकेश, बिल्कुल, तमाम जो गाइडलाइन है उनका पालन करना होगा और इसी के बाद जो कोरोना की जंग है वो लड़ी जा सकती है। धन्यवाद विकास तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। विकास की धुंधली तस्वीर राजद पार्टी के विधायक संजय यादव के काराकाट विधानसभा क्षेत्र के अवदानी बिगहा गांव में नजर आई, जहां पर आजादी के बाद अब तक गांव वालों को पक्की सड़क नसीब नहीं हो पाई। सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियां गिनाने वाले काराकाट विधानसभा के राजद विधायक संजय यादव ने चुनाव से ठीक पहले ग्रामीणों को लुभाने के लिए कई गांवों का दौरा किया और कई सड़कों का शिलान्यास किया, लेकिन अब तक दावे पूरे नहीं हुए। एक तरफ सरकार सूबे के सभी गांवों में विकास योजनाओं के सहारे आमजनों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्धता दिखाती है, तो वहीं दूसरी तरफ रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा क्षेत्र देव पंचायत के अवदानी बिगहा गांव के ग्रामीण विकास योजनाओं से वंचित रहने के साथ साथ लंबे समय से जल जमाव की समस्या झेलने को विवश है। इस गांव में कुल आबादी लगभग 2000 है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत गांव का विकास करना सरकार का लक्ष्य है, लेकिन योजना के तहत क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
गांव के लिए नली ये रहेगा, नली गली का जो बनाएगा उसको वोट देंगे, पूरा गांव का मतलब पक्कीकरण कर देगा उसको वोट देंगे। आप कैसे नेता को चुनना चाहते हैं? वही जो काम करेगा वो उसी को ना चुनेंगे। और समस्या ही समस्या है। आज़ादी के 73 साल हो गया ना, यहाँ विधायक कभी आता है ना कभी सांसद जी आए हैं, और हमारे मुखिया को भी लगातार 20 साल हो गया यहाँ से। पहले भी यहाँ 2004 से 2009 तक रह चुके हैं, उसके बाद 2016 तक रहे, फिर 19 तक, फिर अभी 21 में उनका चुनाव होने वाला है। यहाँ जीरो बराबर काम हुआ है, चाहे वो मुखिया हो, चाहे विधायक हो, या फिर सांसद जी हों। जो जीतने के पहले आते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करके निकल जाते हैं, उसके बाद उनका दर्शन दुर्लभ हो जाता है। चाहे मुखिया जी हों या फिर विधायक जी हों, सबका एक ही कहना है। और खासकर जो विधायक हैं अभी वर्तमान विधायक संजय यादव जी, इनका तो हमारे गांव में ना चुनाव से पहले कभी आगमन हुआ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पटना से इस वक्त हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, बिहार में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज होने लगा है, और इसी के साथ चुनावी वादों का जो शोर है वो भी सुनाई देगा। हालांकि इन सबके बीच बिहार का एक गांव ऐसा भी है जो आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। क्या लगता है, चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे वो फेल हो गए हैं? जी देखिए, सबसे अहम बात यहाँ पर यह कहा जा सकता है सीधी तौर पे कि बिहार के विकास के दावे करने की जो खास करके विपक्ष दल ने रखा था, वही के विधायक है, आपके काराकाट विधायक है संजय यादव। संजय यादव अपने क्षेत्र में विकास की दावे करते हैं, खास करके आरजेडी के वो विधायक है। और जब अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वहां के जो लोग हैं वे सीधे तौर पे कहते हैं कि आपने कोई विकास नहीं किया। तो उनकी ये दावे रहते हैं कि मैंने तो कई विकास किया है, कई स्थलों का मैंने शिलान्यास किया है, सड़कों का भी निर्माण कराया है। तो अपने विधायक की जो फंड है वो सारे अपनी उन्होंने विकास की दर को बढ़ाते हुए सीधे तौर पे दिखाते हैं अपने क्षेत्र में। खास काराकाट की ये विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अपनी विकास की पूरी गतिविधि के विषय में वो अवगत कराते हैं। लेकिन अगर सचमुच में धरातल पर उतर करके हम बातें करें विकास की, खास करके उनकी क्षेत्रों की, तो वहां पे साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कितने विकास हुआ है ना। वहां पे 7 निश्चय का अगर हम सीधे तौर पे चले, अब सूबे की सरकार की बात करें तो वहां पर नल जल योजना जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना मानी जाती है बिहार सरकार की, वहां पर आपको दिखाई नहीं देगा। आपको सिर्फ दिखाई देगा नाली गली में पूरी तरीके से पानी भरे पड़े हैं, संक्रमण की अवस्थाएं ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। हरियाली घास दिखाई आपको देगी, क्योंकि हरियाली की बातें अगर हम सीधे तौर पे करें तो हरियाली दिखाई देगी, लेकिन उसमें जिस तरह से कीटाणु और विषाणु जिस तरीके से जीव जंतु पाए जाते हैं, उनसे एक ग्रामीण काफी भयभीत भी नजर आते हैं। तो सीधे कह सकते हैं ये बातों कि आरजेडी ने जिस तरीके से दावा करते हैं कि नहीं वाकई विकास नहीं हुआ, लेकिन उन्हीं के क्षेत्रों में जब हम बातें करते हैं, उनकी जब विधानसभा क्षेत्र की बातें करते हैं, तो उन स्थलों पर भी विकास नहीं दिखाई देता। तो आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो विपक्ष की मुद्दा लेकर के चलता है, क्योंकि यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव में पक्ष और विपक्ष की जो लड़ाई है उसमें सबसे बड़ी दावे होते हैं बिहार के विकास की बात कही जाती है। अभी जो खास करके राजद ये सीधे तौर पे कहेगा कि मैंने विकास किया है। राजद उस क्षेत्र के विधायक है जो विपक्ष दल के कोई भी उन्होंने सीधे तौर पे कहते कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन जब उनको दायित्व दी गई है, उनको जनता चुन करके भेजती है, विधानसभा में जाने की उनको एक अवसर देती है, ठीक है, उस स्थल पर भी विकास तो दिखाई देनी चाहिए थी। लेकिन आप तो वादे और दावे कुछ और किए जाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां करती है, क्योंकि गांव में अभी तक पक्की सड़क जो है वो नहीं है, और जो ग्रामीण है वो आज भी विकास की राह को देख रहे हैं। धन्यवाद मिथिलेश तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, करिश्मा और सिमोन खंबाटा के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि एनसीबी अब इन फोन की जांच कर कई सुराग ढूंढने की कोशिश करेगी। सारा अली खान और दीपिका पादुकोण से पूछताछ के बाद एक बड़ी जानकारी ये सामने आई कि एनसीबी की एसआईटी सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना हो सकती है। जानकारी के मुताबिक एनसीबी डीजी को अपनी जांच की रिपोर्ट सौंप सकती है। शनिवार को एनसीबी एक्शन मोड में दिखाई दी। दीपिका, सारा, श्रद्धा से पूछताछ के बाद एनसीबी ने बताया कि उन्होंने अभी किसी को भी दोबारा समन नहीं दिया है। वहीं यह भी बताया गया पूछताछ के दौरान उन्हें काफी जानकारी मिली है। अब वे सभी बिंदुओं के साथ में जोड़कर अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एनसीबी ने कल दीपिका पादुकोण, सारा अली खान,
से पूछताछ की। रकुलप्रीत सिंह, करिश्मा और सिमोन खंबाटा के मोबाइल फोन को जब्त भी किया गया है। आपको बता दें कि एनसीबी अब इन फोन की जांच करते हुए कई सुराग ढूंढने की कोशिश करेगी। सारा अली खान और दीपिका पादुकोण से पूछताछ के बाद बड़ी जानकारी भी सामने आई। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मुंबई से इस वक्त हमारे साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कल एनसीबी ने पूछताछ की और यह खबर मिल रही कि सारा, दीपिका, रकुल और करिश्मा के फोन जो है वो जब्त कर लिए गए। इस पूछताछ के बाद एनसीबी के अधिकारियों की अगर बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? सत्यप्रकाश, क्या मेरी आवाज आप तक मिल पा रही है? तो आपको बता दें, एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, करिश्मा और सिमोन खंबाटा के मोबाइल फोन को जब्त किया है और जानकारी मिल पा रही है कि एनसीबी डीजी को अपनी जांच की जो रिपोर्ट है वो सौंप सकती है। शनिवार को एनसीबी एक्शन मोड में दिखाई दी। दीपिका, सारा और श्रद्धा से पूछताछ के बाद एनसीबी ने बताया कि उन्होंने अभी किसी को भी दोबारा समन नहीं दिया है। वहीं यह भी बताया गया कि पूछताछ के दौरान उन्हें काफी जानकारी मिली है। अब वे सभी बिंदुओं को साथ में जोड़कर अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत मौत केस की जांच फिलहाल पूरी तरह से ड्रग्स कनेक्शन पर आकर शिफ्ट हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती के बाद अब बॉलीवुड के जो नामचीन चेहरे हैं वो भी नशे के चंगुल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल यानी कि शनिवार को दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से मुंबई में एनसीबी के अलग अलग टीमों ने पूछताछ की और इस पूछताछ के बाद एनसीबी के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अभिनेत्रियों से दिन भर चली पूछताछ के बारे में भी बताया। आपको बता दें, यह भी जानकारी सामने आई है कि अब एनसीबी जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, अब एनसीबी डीजी को अपनी जांच की रिपोर्ट जो है वो सौंप सकती है। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरह से पूछताछ की गई दीपिका पादुकोण से, सबसे पहले यहां पर यह जानना चाहूंगा, एनसीबी के अधिकारी जो हैं उन्होंने इस पूछताछ के बाद क्या कुछ कहा है? देखिए लोग, जिस तरह से दीपिका पादुकोण के साथ सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की जो है तमाम जांच हुई है। जांच के दौरान दीपिका पादुकोण के खास तौर पर उस चैट के बारे में पूछा गया जो उन्होंने करिश्मा के साथ शेयर की थी। उन्होंने करिश्मा को साफ तौर पर जो है एमडी की डिमांड की थी और उसको लेकर जो है जिस तरह से जानकारियां तमाम आ रही है। हालांकि उन्होंने चैट को तो स्वीकार कर लिया लेकिन ड्रग्स लेने की बात को बिल्कुल नकार दिया है। इसी को लेकर एनसीबी ने जो है तमाम सारा, श्रद्धा और दीपिका सहित तमाम 7 अभिनेत्रियों के जो है फोन जब्त कर लिए। माना जा रहा है कि फोन के जरिए जो है रीट्वीट किया जाएगा। उसके बाद जो है तमाम जानकारी जब एनसीबी के पास आ जाएगी उसके बाद माना जा रहा है कि इन तमाम जो एक्ट्रेस है जिनको पूछताछ के बुलाया गया था उनको फिर से जो है एक बार बुलाया जा सकता है। ठीक है सत्यप्रकाश, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से हो सकता है कि इन्हें पूछताछ के लिए एनसीबी बुलाए और समन जो है हालांकि अब तक किसी भी तरह का जारी नहीं किया गया है। राजधानी लाइव में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबर चाहे सियासत